नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नकबा। दिल्ली ऑक्सीजन संकट से जूझ रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी दिल्ली को उसकी जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन नहीं मिली है और अब दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके पूछा है कि 1 मई के आदेश का पालन न करने के लिए अवमानना की कार्रवाई सरकार के खिलाफ क्यों न की जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑक्सीजन देने को लेकर आदेश पारित किया था और कहा था कल ही कि आधी रात तक दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई जितनी चाहिए वो उसका कोटा पूरा किया जाए। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिकारियों को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने ये कहा है कि हमें पता नहीं केंद्र का अनुपालन हलफनामा कितना सही होगा। पहले भी 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मात्रा एक दिन के लिए वितरित नहीं की गई है। हमारे साथ आशीष भार्गव है। आशीष, लगातार दिल्ली हाई कोर्ट, कल सुप्रीम कोर्ट भी केंद्र सरकार को ये आदेश दे रहा है और अब बात हो रही है कि क्यों ना केंद्र के खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाए। जो आदेश था उससे आधी ऑक्सीजन दिल्ली को अभी भी मिली है। सख्त आदेश एक तरह से फटकार के बावजूद तो क्या लग रहा है काफी मामला गंभीर है, इसके बाद अब एक्शन होगा। केंद्र सरकार के अधिकारियों को भी कोर्ट में रहने की बात कही गई है। हालांकि कोर्ट के अधिकारी, ये दोनों अधिकारी अदालत में रहते हैं, अक्सर रहते हैं और ये भी बात सही है कि इनमें से जो एक अधिकारी हैं सुमिता डावरा, वो खुद कोविड पॉजिटिव हैं, तो वो उसका बार बार प्रशंसा की जाती है अदालत में किस तरीके से वो कोर्ट में जब जुड़ती हैं। लेकिन समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि दिल्ली के लोग मर रहे हैं और केंद्र असंवेदनशील है, ऐसा हाईकोर्ट ने सुनवाई में कहा और कहा कि आप आंखें बंद कर सकते हैं, हम अपनी आंखें मूंद कर नहीं रख सकते। हाईकोर्ट ने 1 मई को कहा था कि दिल्ली का कोटा आपने 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन डेली निर्धारित किया है, आवंटित किया है, तो वो इनको दीजिए, दिल्ली को ये सप्लाई सुनिश्चित कीजिए आप। लेकिन उसका पालन नहीं हुआ, कभी भी 490 नहीं आई। अब जब हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तो दिल्ली सरकार ने वहां पर कहा था कि 700 मीट्रिक टन की जरूरत है। हाईकोर्ट में भी ये कहती रही है दिल्ली सरकार। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कमी को पूरा किया जाए, 2 दिन के अंदर कमी को पूरा किया जाए, यानी 3 मई की आधी रात तक, लेकिन वो भी नहीं हुआ है। तो अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। हाईकोर्ट ने परसों ये कह दिया था और बहुत सारी टिप्पणियां की थी और अब हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि जो आश्वासन केंद्र सरकार ने दिया था सुप्रीम कोर्ट में उसका पालन नहीं हुआ है। हाईकोर्ट के 1 मई के आदेश का पालन नहीं हुआ है। पूरी तरह से विफल रही है केंद्र सरकार दिल्ली को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने में। और हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि हमें पीड़ा होती है ये देखकर कि किस तरीके से केंद्र सरकार दिल्ली में ऑक्सीजन के लिए काम कर रही है। और तो कुल मिलाकर शो कॉज नोटिस जारी हुआ है। कारण पूछा है कि क्यों ना आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए और कल ही इस मामले की सुनवाई होगी। काफी अहम है इस मोड़ पर जब देश की अदालतें आदेश जारी कर रही हैं और केंद्र सरकार की के कान पर कोई जू तक नहीं रेंग रही है। जी धन्यवाद आपका आशीष। केंद्र सरकार को ये बात कही गई है बार बार कोर्ट की तरफ से और दिल्ली हाई कोर्ट ने आज काफी सख्ती से ये कहा है कि ऑक्सीजन की जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाए। लेकिन ये ताज्जुब है कि अभी भी रिक्वायरमेंट के का जो अनुपात है, जो जितनी मांग है उसका सिर्फ 44% दिल्ली को मिला है। दिल्ली सरकार के ऑक्सीजन बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली को 3 मई को मांग से आधी से भी कम ऑक्सीजन मिली। डिमांड 976 टन की थी, लेकिन सिर्फ 44%, 433 टन ऑक्सीजन दिल्ली को 3 मई को भी मिली है। लगातार इस तरह की तस्वीरें, बिल्कुल दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आती हैं। ज़्यादातर जो मौतें हो रही हैं, कोरोना का संकट तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन इलाज नहीं मिलने की वजह से, ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से, दम घुटने से लोगों की मौतें हो रही हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की इस वक्त ज़रूरत है और डिमांड है वो है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। हमारे साथ शरद हैं। शरद, कल भी हमने आपकी ग्राउंड रिपोर्ट देखी थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की रीफिलिंग के लिए, खाली ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए लोग 2-2, 3-3 दिन कतार में खड़े हैं। कोर्ट काफ़ी सख्ती से केंद्र सरकार को आदेश दे रहा है, लेकिन केंद्र की तरफ से अब तक जो सप्लाई होनी चाहिए थी वो है नहीं। दिल्ली सरकार परेशान है कि उनके पास जो प्लान है बेड्स बढ़ाएं, लेकिन ऑक्सीजन का संकट है। दिल्ली में इस समय संकट जस का तस बना हुआ है। आज भी रिक्वायरमेंट से कमी ऑक्सीजन आधी से भी कम मिली है। शरद,
बिल्कुल। और ये देखने के लिए हमें दिल्ली सरकार क्या कह रही है ये भी देखने की जरूरत नहीं है, केंद्र सरकार क्या कह रही है ये भी देखने की जरूरत नहीं है, कोर्ट में क्या सुनवाई चल रही है ये भी देखने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा जमीन पर जाएं और देखें कि जो रिफिल सेंटर चल रहे हैं वहां पर क्या स्थिति है। वहां पर लोग परेशान हैं कि किसी तरह से उनके जो सिलेंडर हैं वो भर जाएं, क्योंकि अगर उनके सिलेंडर नहीं भरेंगे ऑक्सीजन के तो जो होम आइसोलेशन में उनके परिजन अपना इलाज करवाने को मजबूर हैं, उनको जो है उनकी जान नहीं बच पाएगी। जो लोग अस्पतालों के अंदर भी हैं, बड़े बड़े अस्पताल तो किसी तरह चलिए इंतजाम कर दे रहे हैं, उनका इंतजाम हो भी जा रहा है। जैसा कि राघव चड्ढा ने ये बताया कि कल 41 SOS कॉल्स आई, यानी कि अस्पतालों के पास ऑक्सीजन खत्म हो गई और दिल्ली सरकार ने अपने टैंकर भेजे या ऑक्सीजन सिलेंडर भेजे जिससे कि उनकी पूर्ति हो गई। लेकिन बाकी लोग जो होम आइसोलेशन में या जो छोटे अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं, तो छोटे अस्पताल के जो कर्ता धर्ता हैं, प्रशासन है, वो लोगों से कह रहा है कि आप अपने ऑक्सीजन का इंतजाम आप खुद कर लीजिए। सोच के देखिए, सरकार तो इंतजाम कर नहीं पा रही है ऑक्सीजन का, आम लोग जो हैं ऑक्सीजन का इंतजाम कैसे करेंगे। तो जरूरी यह है कि जैसे दिल्ली सरकार इंतजाम करा रही है अस्पतालों के लिए कि उनको SOS या इमरजेंसी होने पर टैंकर भिजवाए जा रहे हैं या सिलेंडर भिजवाए जा रहे हैं, उसी तरह से आम लोगों की जो तकलीफ है कि उनको जो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है उसके लिए व्यवस्था की जाए। बहुत अच्छा तो ये होता कि लोग सिर्फ अपने घर में जो होम आइसोलेशन में हैं वो फोन कर दें सरकार को, सरकार घर पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर या ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवा दे। लेकिन अभी हालात खराब हैं, बहुत बड़ी संख्या में मरीज हैं, उतने संसाधन सरकार के पास है नहीं। तो ऐसे में कोई व्यवस्था ये निकाली जाए कि जैसे अस्पतालों के लिए, बड़े अस्पतालों के लिए व्यवस्था हो रही है, छोटे अस्पतालों के भी कुछ व्यवस्था हो जाए और आम लोगों के लिए कुछ व्यवस्था हो जाए। क्योंकि इस समय ऑक्सीजन का मतलब है सांस, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जितने घंटे देरी होगी मरीजों के परिजनों को ऑक्सीजन का सिलेंडर भरवाने में, उतनी ही ज्यादा संभावना बनेगी कि उनके परिजनों की जान चली जाए। धन्यवाद आपका। शारद, आपने सही कहा कि इसके लिए ना आप केंद्र सरकार की सुनिए ना दिल्ली सरकार की सुनिए, अपने आंखों देखा हाल है कि किस तरह से लोग भटक रहे हैं ऑक्सीजन के लिए। अस्पतालों के बाहर बोर्ड टंगे हैं कई जगह पर कि नए मरीज नहीं ले सकते क्योंकि ऑक्सीजन खत्म है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। अस्पतालों से लगातार SOS अभी भी आता है और ये 15 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है जब इस तरह का संकट खड़ा हुआ है और ऑक्सीजन की इतनी बड़ी समस्या है। उसके बावजूद ये स्थिति है जब केंद्र सरकार को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सबकी तरफ से कहा जा रहा है कि दिल्ली को जितनी जरूरत है आप ऑक्सीजन सप्लाई करें क्योंकि यहां पर स्थिति अभी सबसे ज्यादा खराब है। मंगलवार को दिल्ली सरकार ने एक ऑक्सीजन बुलेटिन जारी किया है जिसमें केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया गया है कि दिल्ली को जरूरी ऑक्सीजन की मात्र 44% की ही आपूर्ति की जा रही है। ऑक्सीजन की स्थिति को लेकर हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा से बात की है। प्रॉब्लम क्या है? सरकार ने, केंद्र सरकार ने आपका कोटा बढ़ाया है 2 बार, लेकिन फिर भी क्या आपको उनसे ऑक्सीजन सही समय पर मिल नहीं पा रही है या ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा, ऑक्सीजन आप तक पहुंच नहीं पा रही है? प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार से नहीं मिल पा रही है, लेकिन जो आम जनता है ना वो नहीं समझती है कि केंद्र सरकार क्या, राज्य सरकार क्या। और जब लोग मर रहे होते हैं, इनके परिवार के मर रहे होते हैं, उसको समझाना बहुत मुश्किल है इस समय। प्रॉब्लम दोनों है सौरभ जी। पहली चीज जो एलोकेशन करी भी है वो कागजों पर है, वो हमारे को दिल्ली में मुहैया नहीं कराई जा रही है। कागजों में आप हमें 490 या 590 मेट्रिक टन नहीं 5 लाख मेट्रिक टन भी कर दोगे तो कोई फायदा नहीं। कागजों में तो जितना मर्जी जीरो बढ़ाते जाओ, हाथ में कितनी मिल रही है, दिल्ली कितनी आ रही है, वो जितनी हमें आवंटित है उतनी भी नहीं आ रही, नंबर 1। नंबर 2, हमें ऑक्सीजन के साथ साथ क्रायोजेनिक टैंकर्स चाहिए। ये दिल्ली हाईकोर्ट ने भी माना कि दिल्ली एक उद्योग यानी कि इंडस्ट्री स्टेट नहीं है, यहाँ स्टील के प्लांट या ऑक्सीजन के प्लांट नहीं है, यहाँ कोई बहुत बड़ा उद्योग नहीं है, कोई बहुत बड़ी फैक्ट्रियां नहीं है कि स्टील बन रहा है, बड़ी बड़ी फर्नेसेस लगी हैं, क्रायोजेनिक टैंकर दौड़ रहे हैं दिल्ली की सड़कों पे, ऐसा नहीं है। तो हाईकोर्ट ने भी ये रिकॉग्नाइज किया और कहा कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है ऑक्सीजन भी देना, क्रायोजेनिक टैंकर भी देना और दिल्ली सरकार को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन देना। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कल रात 12 बजे तक की डेडलाइन दी थी जो अभी तक पूरी नहीं करी है केंद्र सरकार ने। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार से मेरा बस इतना ही अनुरोध रहेगा हाथ जोड़कर कि थोड़ी दयावान दृष्टि और दरिया दिली जो अन्य राज्यों के ऑक्सीजन आवंटन में आपने दिखाई है और उनको मुहैया करा रहे हैं, थोड़ा हमें भी दरिया दिली दिखाइए। छोटा सा सवाल है राघव, बड़े अस्पताल चाहे बत्रा हो, मैक्स हो, अपोलो हो, ये लोग हाईकोर्ट चले जाते हैं, शायद उनकी बेटर अप्रोच है, लेकिन बहुत सारे छोटे हॉस्पिटल्स हैं जिनके यहाँ 30 पेशेंट्स हैं, 20 पेशेंट्स हैं, 10 पेशेंट्स हैं। हम देख रहे हैं, आपने भी काफ़ी लोगों को ट्वीट करके रिप्लाई किया है कि 4 या 5 सिलेंडर पहुंचा पाते हैं, वो पर्याप्त नहीं है। ऐसे छोटे हॉस्पिटल्स के लिए कितना मुश्किल है आपको मैनेज कर पाना? देखिए,
बहुत चुनौतीपूर्ण है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ऐसे बहुत हॉस्पिटल हैं जो 50 बेड से नीचे हैं, जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन पे नहीं बल्कि ऑक्सीजन सिलेंडर पे अपनी गाड़ी चलाते हैं, जिनके पास क्रायोजेनिक टैंकर पहुंच के उनके पास LMO नहीं देता है बल्कि टाइप D बड़े सिलेंडर्स होते हैं जिनसे वो अपना गुजारा करते हैं। हम उन अस्पतालों को भी केटर कर रहे हैं, लगे हुए हैं मैनेजमेंट में, और हमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का एक ही आदेश है कि अस्पताल बड़ा छोटा नहीं है, मरीज मरीज है, हर मरीज हमारे लिए ज़रूरी है, सबकी जान बचानी है, चाहे वो छोटे से 20 बेड के अस्पताल में हो या 2000 बेड के किसी 5 सितारा अस्पताल में हो, सबकी जान एक बराबर है, सबको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन देनी है। और मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में भी जो हमें मिलना चाहिए उसका 44% मिल रहा है, फिर भी केजरीवाल सरकार अपने मैनेजमेंट से इस गाड़ी को आगे चला रही है, इस उम्मीद में कि देर सवेर केंद्र सरकार हमें पूरी ऑक्सीजन मुहैया कराएगी। तीसरी लहर बच्चों के लिए भी मुश्किल बन सकती है, क्योंकि ना उनके लिए वैक्सीन है, ना ही इतनी बड़ी संख्या में अलग से ICU कोविड वार्ड हैं। अभी की लहर में 10% बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। पिछली लहर में ये संख्या 1 से 2% थी। इस बार बच्चों को ICU की भी जरूरत पड़ रही है। 6 साल की त्रिशा संजय कदम मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम से पीड़ित है। ऐसी तकलीफ जो कोविड के संक्रमण के बाद बच्चों में देखी जा रही है। इसे ICU में भर्ती करना पड़ा। कोविड रिपोर्ट नेगेटिव है पर एंटीबॉडी पॉजिटिव आई है, यानी भर्ती होने के कुछ हफ्ते पहले बच्ची को संक्रमण हो चुका था। फीवर था और पेट में दुख रहा था। फिर बाद में उसको हॉस्पिटल में मंडे को एडमिट किया और उसके बाद उसको फीवर वगैरह ज़्यादा था, लेकिन पेट में दुखना कम नहीं था। फिर बाद में उसका BP वगैरह सब लो होने लगा और फिर बाद में डॉक्टर ने हमको कोऑपरेट किया, सब बताया कि ऐसा ऐसा है, अब अभी ICU में शिफ्ट करना पड़ेगा। सब ने अच्छा से मेरे बेटी को बहुत, मतलब उसका जन्म हो गया दूसरा, ऐसा समझ लो। मुंबई इंटेंसिव केयर के सचिव और स्पर्श चिल्ड्रन अस्पताल के क्रिटिकल केयर के प्रमुख डॉक्टर अमीश वोरा बताते हैं कि त्रिशा का दिल सिर्फ 30 से 40% ही रिकवर हो पाया है। हम लोग ने उसको ICU में शिफ्ट किया, उसको मशीन पर रखना पड़ा। उसका ब्लड प्रेशर बहुत कम था, एक ब्लड प्रेशर की दवाई से नहीं लेकिन 3 ब्लड प्रेशर की दवाई देनी पड़ी। उसके बाद उसको स्टेरॉइड देना पड़ा और वो स्टेरॉइड भी हाई डोज देना पड़ता है। ये बच्चे को हार्ट अभी तक फुल्ली रिकवर नहीं हो गया है। आज एक हफ्ता हो गया है। बच्ची दिखने में तो सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर का हार्ट अभी भी सिर्फ 30-40% ही चल रहा है और इसके लिए हमको उनको फॉलोअप करना पड़ेगा 2 हफ्ते और 1 महीने में, और आगे चल के भी कि ये हार्ट बराबर हो जाना चाहिए। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पहले जहां 1 से 2% बच्चों में संक्रमण दिख रहा था, अब 10% में नजर आ रहा है। तीसरी लहर की आशंका के बीच बच्चों के लिए टीका न होना चिंता की बात है। पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल हम देख रहे हैं कि बच्चे जो है उनको ज्यादा कोविड-19 इन्फेक्शन हो रहा है। पिछली बार की तरह इस बार भी जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो होम क्वारंटाइन में और मॉनिटरिंग में निकल जाते हैं, लेकिन इस बार बच्चों को एडमिट भी करना पड़ रहा है। कुछ बच्चों में हम एडल्ट कोविड की पैटर्न भी देख रहे हैं, लेकिन अभी भी इतने सारे बच्चे हम नहीं देख रहे हैं जिनको इतना सीवियर न्यूमोनिया हो और ऑक्सीजन और ICU का बेड लगे। लेकिन आने वाले कल में या थर्ड वेव में अगर स्ट्रेन चेंज होगा या फिर बच्चों में इन्फेक्शन का जो परसेंटेज है वो बढ़ेगा, बच्चों में वैक्सीनेशन नहीं स्टार्ट होते हैं, ये भी एक वजह रहेगी कि बच्चों में थर्ड वेव में कोविड इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा रहेगा। मुंबई में बीते 6 दिनों में 10 साल से कम के 411 बच्चे संक्रमित हुए हैं। तीसरी लहर को लेकर महाराष्ट्र में बच्चों के लिए अलग से कोविड वार्ड बनाने की तैयारी है। इस बीच एक्सपर्ट्स की मांग है कि 18 साल से नीचे के लिए भी वैक्सीन जल्द से जल्द तैयार हो। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। और इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं ब्रेक के बाद कि बुलंदशहर में पंचायत चुनाव के दौरान किसी ने ध्यान नहीं दिया और अब अफसर ले रहे हैं कोरोना की सुध।
उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के परवाना गांव में पंचायत चुनाव के दौरान 15 दिन में 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इन्हें कोविड जैसे लक्षण थे, लेकिन कोविड का टेस्ट नहीं हुआ था। एक गांव में इतनी मौतों के बाद आज यहां मुनादी करके कोरोना टेस्ट का अभियान शुरू किया गया है। एनडीटीवी की टीम जब बुलंदशहर से 18 किलोमीटर दूर परवाना गांव पहुंची तो कोरोना जांच कराने के लिए हो रहा अनाउंसमेंट दूर से हवा में गूंज रहा था। सबसे पहले हम नज़ाकत सैफी के घर पहुंचे। 28 साल के नज़ाकत फरीदाबाद में कारपेंटर का काम करते थे। पिछले लॉकडाउन में कंपनी बंद हो गई तो गांव में अपना काम शुरू किया। बीमार हुए, सांस में दिक्कत हुई, 2 अस्पतालों में भर्ती हुए, लेकिन 22 अप्रैल को गुजर गए। ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं मिला था, इसलिए हार्ट की जो प्रॉब्लम हुई है, हार्ट अटैक हुआ। कभी भी उसको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं थी, ना बीपी हाई था कभी भी उसका। नॉर्मल सिचुएशन, बाइक पे गया ट्रीटमेंट लेने के लिए, ना कि कोई एम्बुलेंस में। परवाना गांव में भूरो देवी की चिता जलाई जा रही है। उनके भी कोरोना से मरने का अंदेशा है। गांव वालों ने हमें गांव के 18 लोगों की लिस्ट और तमाम लोगों की तस्वीरें दी जो उनके मुताबिक पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना फैलने से मर गए। उसको अचानक पसीना आया, पसीना आने के बाद में वो ठंडा हुआ। 16 साल का सुमित भी उन्हीं में से एक था। 2 अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अपनी उम्र का 17वां साल नहीं देख पाया। तुरंत औरंगाबाद लेके गए। औरंगाबाद ले जाने के बाद में उसको एक ड्रिप लगाई। ड्रिप के बाद में उसके एक दर्द हुआ अचानक। दर्द में उस डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, लेकिन उससे कोई रिलीफ नहीं मिली। फिर हम दूसरे हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ भी उसने ड्रिप लगाई, इंजेक्शन लगाया, वहाँ भी कोई रिलीफ नहीं मिली। फिर हम और बुलंदशहर ले जा रहे थे, रास्ते में चरौरा जाके उसने दम तोड़ा। परवाना के शिव मंदिर से गांव के लोगों के लिए कोरोना की जांच कराने की अपील की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां जांच करने पहुंच गई है, लेकिन जो बिना जांच मर गए उनकी मौत की आधिकारिक वजह पता नहीं चल सकेगी। एक टीम लगा दी है, पूरे गांव में हर एक व्यक्ति का चेकअप करेंगी। जो भी किसी को भी कोई दिक्कत है उसके लिए वहीं पर दवाई का वितरण भी किया जाएगा और इनकी कोरोना से संबंधित जांच भी की जाएगी। अगर मृत्यु का और भी कारण के, क्योंकि मृत्यु का कारण वहाँ से कोरोना पेशेंट निकले नहीं है ज़्यादा, तो उनकी भी जाँच की जाएगी, कुछ और कारण तो नहीं है। पंचायत चुनाव में प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। पहले चुनाव प्रचार, फिर मतदान, फिर काउंटिंग, हर चरण में भीड़ उमड़ती रही। कई जगहों पे संघर्ष भी हुए। यही नहीं, बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूरों को किराया देकर वोट डालने के लिए बुलाया गया, जो बाहर से कोरोना लेकर आए और गांवों में फैला गए। अगर इन गांवों में पंचायत के चुनाव 2-3 महीने टाल भी दिए जाते तो लोकतंत्र को कोई बड़ा खतरा नहीं पैदा हो जाता, लेकिन तमाम लोगों की जानें बच सकती थी जो अब कोरोना के शिकार हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अब इन गांवों के लोगों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बुलंदशहर में मनीष शर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। कमाल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पंचायत चुनावों पर, कोरोना पर, कमाल, पंचायत चुनावों पर जाहिर है कि पंचायत चुनाव जो हुए उससे बहुत ज़्यादा असर यहाँ पर हुआ है। अब जाकर टेस्टिंग की बात हो रही है, लेकिन जब तक चुनाव थे तब तक आंखें मूंदी हुई थी। इसका कितना बुरा असर यहाँ पर दिखता है? आप उस इलाके में गए, आपने क्या देखा वहाँ? देखिए, ऐसा है कि गांव के इलाके में चूंकि टेस्टिंग नहीं हो रही है, इसलिए ये बिल्कुल साफ साफ नहीं कहा जा सकता कि जिसको कोविड है या नहीं है। लेकिन आप देखिए कि बड़े पैमाने पे लोगों को बुखार है, जुकाम है, डायरिया हुआ है, जो भी कोरोना के सिम्टम्स हैं वो सारे हैं। तमाम दिल्ली के बड़े डॉक्टर्स, बड़े अस्पतालों के ये कह रहे हैं कि आपका अगर RT-PCR टेस्ट भी नेगेटिव आ जाता है, लेकिन अगर आपको सिम्टम्स हैं तो आप ये मानिए कि आपको कोरोना है और आपको उसकी दवा करानी पड़ेगी। तमाम लोग जो हैं उनको ऑक्सीजन की कमी की वजह से और सांस की दिक्कतों की वजह से मौत हो गई है। तो गांव में यूपी की तकरीबन 70% के आसपास आबादी रहती है, और अगर इनका टेस्ट करा लिया जाए तो आपको बहुत बड़े पैमाने पे लोग वहां पे बीमार मिलेंगे। सरकार ने कल कहा था कि आज से गांव में टेस्ट शुरू होंगे,
यहाँ पे तो टेस्ट हुआ, लेकिन बहुत जगहों पे अभी टेस्ट हो नहीं पाए हैं, क्योंकि कई जगह दिक्कत ये है कि जो वहाँ लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट का अमला है, ज्यादातर उसमें खुद उसको कोरोना हो गया है। बहुत जगह ये है कि जो लोकल स्तर के अधिकारी हैं वो सब चुनाव प्रचार में फंसे हुए थे और अब वो खाली होंगे तो अब वो टेस्ट के लिए इंतजाम करेंगे। लेकिन अगर गांव में टेस्ट शुरू होगा तो पता चलेगा कि कितने बड़े पैमाने पे लोगों को कोरोना है। ये जो गांव है, इस गांव में तो बहुत सारे लोग बीमार हैं और बहुत सारे लोगों को बुखार आ रहा है, किसी को जुकाम है, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं। ये जो बुखार और जुकाम फैला हुआ है, उसके लिए पहले तो उत्तर प्रदेश में टेस्ट ही नहीं हो रहे थे, अब ये टेस्टिंग शुरू हुई है तो एक लोगों में इस बात को, क्योंकि गांव में ये भी होता है कि एक हेजिटेशन भी, झिझक भी है टेस्टिंग को लेकर। दूसरे की अगर कहीं किसी को कुछ हुआ तो बहुत उसके खिलाफ भी एक तरह का माहौल बन जाता है, तो लोग छुपा के भी बात रखते हैं। ये सब चीजें भी काफी बड़ी समस्या खड़ी करती हैं। हाँ, वो भी समस्या खड़ी करती है, लेकिन शायद इस बार थोड़ा लोग डरे हैं और पहले लॉकडाउन और कोरोना की जो पहली वेव थी उससे ज्यादा जागरूकता लोगों में आई है, क्योंकि लोगों ने देखा है कि बहुत बड़े पैमाने पे लोगों की मौत हुई है, लोग बीमार हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि अगर ये ड्राइव चलाया जाए तो ये पहले से ज्यादा कामयाब होगा और बड़े पैमाने पे लोग टेस्ट भी कराएंगे और अगर बीमारी सामने आएगी तो उनको आइसोलेट किया जा सकेगा और उनका इलाज हो पाएगा। जब कोरोना शुरू हुआ था पिछले साल तो बहुत सारे लोगों को लगता था कि वो असिम्प्टोमेटिक भी हैं तो भी उनको अस्पताल में जबरदस्ती पकड़ के डाल दिया जा रहा था। तो उनको लगता था अस्पताल में अव्यवस्था है, हमें ज्यादा शिकायत नहीं है, लेकिन अस्पताल में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अब क्योंकि अस्पतालों में खुद जगह नहीं है तो इस बात का खतरा नहीं है कि असिम्प्टोमेटिक को या जिसको बहुत मामूली लक्षण है उनको अस्पताल सरकार भेज देगी, उनका घर पे ही आइसोलेशन में इलाज होगा। लेकिन अगर ड्राइव चलाई जाए और जागरूकता फैलाई जाए तो बड़े पैमाने पे कोरोना के केसेस रूरल एरियाज से सामने आएंगे। जैसा हमने कल आजमगढ़ में देखा था, एक अस्पताल था, उसके 5 किलोमीटर दूर से गांव शुरू होता था। तो अस्पताल के जो इंचार्ज थे डॉक्टर, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जितने भी मरीज हैं उनके 70% मरीज जो हैं वो आजमगढ़ के गांवों के हैं जो कोरोना के मरीज हैं। तो जब ये ड्राइव शुरू होगी तो जाहिर सी बात है कि केसेस सामने आएंगे, इलाज भी हो सकेगा, लेकिन बिना इसके लोग अपने अपने घरों में हैं, बुखार और सर्दी है, पता नहीं है कोरोना है या नहीं है। तो एक बड़ी समस्या इस वक्त उत्तर प्रदेश के गाँव में नजर आ रही है और पंचायत चुनावों के बाद और ज़्यादा फैला है ये जो पूरा मामला है। बहुत शुक्रिया आपका कमाल। इस वक्त देश की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं और भी जगहों पर यह हाल है। बिहार में भी जो मामले बढ़ रहे हैं उससे 15 मई तक अब वहाँ संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान है। देश में धीरे धीरे लॉकडाउन अब कई जगहों पर हो गया है। धीरे धीरे राज्यों में लॉकडाउन जो लग रहा है, लगता है कि वो अब एक तरह से कई हिस्सों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी दी है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान किन चीजों पर रोक और किन चीजों पर छूट रहेगी, इसे लेकर अभी गाइडलाइन नहीं आई है। बिहार में पिछले कई दिनों से मामले बहुत तेजी से बढ़ते रहे हैं। राज्य सरकार ने पहले नाइट कर्फ्यू लगाया, शाम 4 बजे तक दुकानें बंद करने का आदेश दिया, लेकिन इसका कोई खास असर हुआ नहीं, जिसके बाद लॉकडाउन का फैसला अब लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट किया कि कल सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई 2021 तक लॉकडाउन करने का निर्णय लिया गया है। इसकी विस्तृत गाइडलाइन और अन्य गतिविधियों के संबंध में आज ही आपदा प्रबंधन समूह को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। हमारे साथ मनीष जुड़ रहे हैं। मनीष, बिहार में स्थिति लगातार खराब हो रही है। पहले जो कदम उठाए गए उसका कोई खास असर दिखा नहीं, इसके बाद अब ये फैसला लिया गया है। कुछ डिटेल्स मिल रही हैं कि इस लॉकडाउन का, ये संपूर्ण लॉकडाउन जो होगा उसमें जैसे हमेशा होता है ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो खुली रहेंगी। और एक तो इस फैसले में देर भी हुआ है, इस बीच मामले काफ़ी बढ़ गए हैं, न सिर्फ बड़े शहरों में बल्कि गाँव में भी। अब लगभग देखिए, बिहार का जो पॉजिटिविटी रेट है, यानी कि जितनी जांच होती है उसकी तुलना में जो मरीज जो पॉजिटिव आ रहे हैं उसकी संख्या 12% से ज़्यादा है।
जिसके कारण राज्य सरकार को लगा कि अगर लॉकडाउन नहीं होता है तो शायद वो स्थिति पर नियंत्रण नहीं रख सकते हैं। लेकिन राज्य सरकारें इस बार थोड़ी सी, एक तरह से आप कह सकती हैं कि लॉकडाउन करना है या नहीं करना है या कब से करना है, उस पर थोड़ी सी वो ढुलमुल रवैया अपना रही थी। लेकिन कल पटना हाईकोर्ट ने आज तक, यानी कि आज दोपहर तक राज्य सरकार को बताने के लिए कहा था कि आप लॉकडाउन करेंगे या हम इस संबंध में कोई आदेश पारित करें। तो इसी के लिए आज सुबह सुबह नीतीश कुमार ने ट्वीट कर लॉकडाउन की घोषणा कर दी। लेकिन सवाल यह है कि क्या लॉकडाउन के बाद इसका दो पक्ष है, क्या इसके बाद बिहार के अस्पतालों में जो बेड का अभाव है, ऑक्सीजन का अभाव है या दवाइयां लोगों को नहीं मिल पा रही हैं, क्या वो समस्या दूर हो जाएगी? दूसरा पक्ष यह है कि जिन दुकानों को या जो भी लोग इस लॉकडाउन के कारण जिनका रोजगार छिनेगा, आखिर राज्य सरकार क्या केवल 1 महीने का मुफ्त अनाज देके या 3 महीने का मुफ्त अनाज देके अपना पल्ला झाड़ लेगी? क्योंकि इस बार बड़ी विषम स्थिति है, क्योंकि सारे जो निजी प्रतिष्ठान हैं उसके लोगों का कहना है कि अब जो है वो बिजनेस जो है या कोई भी जो धंधा वो कर रहे हैं वो अनवायबल होता जा रहा है। ऐसे में उनके लिए अपने लोगों को, अपने कर्मचारियों को रखना काफी मुश्किल दिख रहा है। नगमा जी, धन्यवाद आपका मनीष। काफी ज्यादा फैल चुका है कोविड जो है बिहार में भी, और खास करके छोटी जगहों में भी अब ये फैल रहा है, और उसके बाद ये फैसला लिया गया है लॉकडाउन का। पॉजिटिविटी रेट जो है वो हाई है, जैसे मनीष बता रहे थे कि 12% इस समय पॉजिटिविटी रेट है। तो इसको देखते हुए काफी ढुलमुल रवैया अपनाने के बाद अब सरकार ने लॉकडाउन का फैसला लिया है। इस वक्त देश की बात में हम एक ब्रेक ले रहे हैं। कोरोना के इस मुसीबत के दौर में जहां कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने से नहीं चूक रहे, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गरीब जरूरतमंदों के मददगार बनकर उभर रहे हैं। मुंबई में मालवणी का एक परिवार इन दिनों गरीब जरूरतमंदों के लिए मसीहा बनकर आगे आया है। पास्कल सल्डाना अपने बेटे के साथ मिलकर कोरोना से पीड़ित बीमार जरूरतमंद परिवार को ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे हैं, वो भी मुफ्त। कभी स्कूल टीचर रही रोजी सल्डाना पहले ब्रेन हेमरेज, फिर लकवा और अब दोनों किडनी खराब होने से डायलिसिस पर हैं। घर में खुद के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन अप्रैल महीने में जब से किसी और व्यक्ति को उस सिलेंडर की जरूरत पड़ी, तब से जरूरतमंदों को मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर देना इस परिवार का अभियान बन गया है। मम्मी का सिलेंडर हमने एक पेशेंट को दिया जिनको एक्चुअल में ज़रूरत थी। उसके बाद से जो चालू हुआ है तो हमने बहुत जन को दिया है, और तो हमने यहाँ पे उनकी लिस्ट बना के रखी है। तो जैसे जैसे हम पेशेंट लोग को देते हैं तो पेशेंट का आधार कार्ड का जेरोक्स और हम डॉक्टर का लेटर पैड मांगते हैं, ताकि जिस पे लिखा हो कि हाँ उनको ऑक्सीजन सिलेंडर की ये है। उनका एक ख्वाहिश है, गरीब लोग का मदद करना उनका एक ख्वाहिश है, और उनका दिल ऐसा है कि दिल मतलब बहुत बड़ा है। वो नहीं सोचता है कि मैं बीमार हूँ या मैं क्या हूँ, मेरा आगे का क्या होगा, वो नहीं सोचता। वो आगे का दूसरा गरीब लोग का सोचती है कि वो अच्छा हो जाएगा। पास्कल का डेकोरेशन का काम बंद है, इसलिए बेटे के साथ मिलकर अब पूरी तरह से लोगों की मदद में लग गए हैं। मेरे दोस्त के पिता को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसीलिए लेकर जा रहा हूँ। ये हैं वो शख्सियत, या हम कह सकते हैं इंसानियत का वो रूप, जो कि खुद का दर्द भूलकर दूसरों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। और ऐसे ही देवदूत हैं जो इस कोरोना संक्रमण काल में एक उम्मीद की किरण बने हुए हैं गरीबों मजबूरों के लिए। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।